more than 500 cases where teachers, lecturers, medical officers, spouses of either politicians or bureaucrats or some other Big shots have been posted at a particular place of posting for the last 20 years. 1979 में मेडिकल एजुकेशन गेस्टेड रूल्स बने थे। ठीक। तब 2 मेडिकल कॉलेज थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। उन रूल्स के अंदर सिर्फ 2 प्रिंसिपल की पोस्टें सैंक्शन है, एक जीएमसी जम्मू, एक जीएमसी श्रीनगर, बस। अब 18 की 19 में इन्होंने 8 मेडिकल कॉलेजेस और बनाए, डोडा, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग और कहाँ बनाया? उसके अलावा राजौरी में बना, कठुआ में बना। कठुआ, यस। अब मुझे बताइए, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का मंत्री एक, ठीक, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का सेक्रेटरी एक, जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर के रूल्स एक, डोडा मेडिकल कॉलेज के सेपरेट रूल, उधमपुर मेडिकल कॉलेज के सेपरेट रूल, राजौरी मेडिकल कॉलेज के सेपरेट रूल, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के सेपरेट रूल। दे वर फ्रेम्ड विद ए डिजाइन, अलग अलग रूल्स हैं सबके। डेलिबरेटली मैं तो आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर और एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर नजरअसानी की जाए। जो एक ब्यूरोक्रेट है वो अपना सरकारी काम ऑफिस में बैठ के करता है एज ए ऑफिसर, लेकिन जब वो फील्ड में जाता है तो उसको एक लीडरशिप जैसी एक पर्सनैलिटी आपस में दिखती है अपने आप में। लोग आजकल देखा आपने, कोई एक गेस्टेड ऑफिसर ट्रांसफर होता है जम्मू से राजौरी या जम्मू से डोडा, डोडा से, तो उसको फेयरवेल भी मिलता है जैसे वो एक लीडर होता है, जा रहा होता है। हाँ। और जिस जगह वो जाता है वहां भी उसको हार पहनाए जाते हैं और ड्रम ऑफ बीट से स्वागत होता है, बिल्कुल ढोल बजाया जाता है। ये सर्विस कंडक्ट में अगर परमिजिबल नहीं है, अगर बार नहीं है तो ये परमिजिबल भी नहीं। सरकारी मुलाजमों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है ट्रांसफर पोस्टिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने जो सिफारिशात की, किस हद तक हुकूमत उन सिफारिशात पर अमल कर रही है, उसके बाद अलग अलग मोड से लोग जो रिक्रूट हुए, क्या उन तमाम लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के वक्त में हुकूमत इस बात का ख्याल रखती है कि कानून का उल्लंघन न हो? और क्या ये हकीकत है कि वो एग्जिजेंसी बता के, एमरजेंसी बता के, इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बता के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती है, उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मकसद रैशनलाइजेशन नहीं होता, उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मकसद होता है कुछ चुने हुए फेवरेट्स को अच्छी जगहों पर पहुंचाना। मेरे साथ इस सब पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा, लंबा चौड़ा अनुभव है इनको, और ये सरकारी मुलाजमों के जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में मुश्किल से मुश्किल केसेस में अपेयर भी होते हैं और बहुत सारा रिलीफ भी सरकारी मुलाजमों को मिलता है। तो आइए इन्हीं से समझते हैं। अभिनव जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि लगभग कितने ऐसे सरकारी मुलाजिम होंगे जो आपके पास हैं और केवल इसलिए आपके पास आते हैं कि जनाब मेरी ट्रांसफ़र हो गई है तो मुझे स्टे चाहिए, और फिर स्टे जब उनको मिल जाता है क्या वो उस केस को उसके बाद फॉलो करते हैं या बस स्टे मिल गया और उसके बाद गायब? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा कि मेरे पास कितने लोग आते हैं। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने और डिफरेंट हाई कोर्ट्स इंक्लूडिंग जे&के हाई कोर्ट्स लॉ सेटल कर दिया है, ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट, इट इज ए कंडीशन ऑफ सर्विस, रादर एन इंसिडेंट ऑफ सर्विस। ठीक। एंड सिंस इट इज नॉट ए पनिशमेंट, नो एम्प्लॉय कैन कम टू द कोर्ट and can say that I want to be posted at a particular place of posting। ठीक। तो इसलिए ट्रांसफर्स के हम केसेस बड़े कम लेते हैं। ठीक। ट्रांसफर के केसेस हम वही लेते हैं जो 3 कैटेगरीज के होते हैं, या ट्रांसफर ऑर्डर उस अथॉरिटी ने पास किया हो जिसके पास ट्रांसफर करने की पावर नहीं हो। ठीक। नंबर 2, अगर ट्रांसफर ऑर्डर जो है स्टैट्यूटरी लॉ के अगेंस्ट हो। ठीक। मतलब स्टैट्यूटरी लॉ मीन्स अगर डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर इंप्लाई है तो डिसेंट्रलाइजेशन रूल्स 23 कहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक। अगर एक डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर इंप्लाई को आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करते हैं तो वो स्टैट्यूटरी वायलेशन है। ठीक। डिविजनल ऑर्डर को आउट ऑफ डिवीजन ट्रांसफर करते हैं वो स्टैट्यूटरी वायलेशन है। ठीक। तीसरा, अगर
किसी एम्प्लॉय को जो वो पोस्ट सब्सटेंटिवली होल्ड कर रहा है उस पोस्ट के कमेंसुरेट किसी नीचे वाली पोस्ट पे ट्रांसफर करते हैं, फिर वो वायलेशन है। ठीक। और सबसे बड़ी एक ग्राउंड होती है मैलाफाइडिस। ठीक। अब मैलाफाइडी दो तरह की होती है। ठीक। एक होती है पर्सनल मैलाफाइडी, एक होती है मैलिस इन लॉ। पर्सनल मैलाफाइडी मतलब आप ऑफिसर हैं, आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं, तो मुझे आपको ट्रांसफर करना है। आपने मुझे ट्रांसफर करना है। ठीक। और मैं कोर्ट में जा नहीं सकता क्योंकि आपके पास पावर है। ठीक। और मैलाफाइडी में प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि राइटिंग में आपने कभी मेरे खिलाफ कुछ लिखा नहीं एक्सेप्ट ट्रांसफरिंग मी। ठीक। तो फिर एक होता है मैलिस इन लॉ कि जनाब पर्सनल मैलाफाइडी है इस आदमी को मेरे खिलाफ, ठीक। लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन ये मुझे बार बार ट्रांसफर करता है। एक साल में इसने मुझे 6 बार ट्रांसफर कर दिया, तो फिर एक सर्कमस्टांसिस एक इंप्रेशन देते हैं कि आप मेरे खिलाफ हो। ठीक। तो इस करके बड़े चूजी हैं हम ट्रांसफर केसेस लेने में। लेकिन आपको मैं एट द सेम टाइम एक बात कह दूं, पावर ऑफ इफेक्टिंग ट्रांसफर इज द मोस्ट मिसयूज्ड पावर in the hands of an officer or a bureaucrat, and particularly in erstwhile state of Jammu and Kashmir, now UT. And the second misused power is power of placing somebody under suspension. अच्छा, बिल्कुल। ये दोनों। तो जरा ये सस्पेंशन वाला पहले एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे, सस्पेंशन और कुछ किसी एक केस की एग्जांपल देकर कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सस्पेंशन भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक। सस्पेंशन है कि आपको टेम्परेरली आपकी अपनी सर्विस डिस्चार्ज करने से दूर रखा जाता है। ठीक। और आपको उस टाइम सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलते हैं 50% ऑफ द बेसिक प्ले ठीक। फॉर द फर्स्ट 6 months एंड 75% आफ्टर 6 months। ठीक। सस्पेंशन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं, ठीक। आप मुझे ट्रांसफर करते हैं, ठीक। और मैं कोर्ट से जाके ये प्ली लेता हूं कि जनाब इस ऑफिसर ने मुझे 1 साल में 6 बार ट्रांसफर कर दिया। ठीक। तो 6 की 6 ट्रांसफरें स्टे हो गई। फिर आप कहते हैं जनाब ये बंदा मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ, कोर्ट इसको स्टे देती है, फिर आप मुझे सस्पेंड कर देते हैं। तो सस्पेंशन करने के लिए आपने ये लिखना होता है सिर्फ पेंडिंग इंक्वायरी पेंडिंग इंक्वायरी और इंक्वायरी इज कंटेम्पलेटेड। ठीक। हालांकि इंक्वायरी मैंने अभी आपके खिलाफ करनी है, वो मेरी मर्जी में कब करूं, लेकिन तब तक सस्पेंडेड। ठीक। ये दोनों इतनी मिसयूज्ड पावर्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि कानून गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर और सस्पेंशन में कहा है जी दिस इज नो पनिशमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा है कि इंडिविजुअल केसेस में कोई ऑफिसर कैसे मिसयूज करता है पावर। ये जनरल लॉ है, लॉ बिल्कुल ठीक है, ठीक। लेकिन इस लॉ को मिसयूज ऑफिसर कैसे करते हैं, क्योंकि उनको पता है सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, इट इज नो पनिशमेंट, ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इसको रिलीफ नहीं देगी, और बड़ा स्ट्रांग केस डेवलप करना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि ये मैलाफाइडीज या मैलिस इन लॉ है। ये 4 ग्राउंड्स हैं ट्रांसफर्स की। जैसे आपने कहा 4 ग्राउंड से ट्रांसफर। अब आते हैं जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार बन चुकी है। लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद कैग की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि आप जम्मू कश्मीर का जो बजट हर साल आता है उसमें लगभग 20 से 22% जो बजट का पैसा है वो सेविंग हो जाता है, यानी वो बच जाता है पैसा, आप खर्च नहीं कर पाते, लैप्स हो जाता है। अगर लैप्स ना भी हो तो रोल ऑन हो जाता है अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में, और वो पैसा आपका बचा रहता है साल के आखिर पर। अब ये सूरत हाल जम्मू कश्मीर की है। और दूसरा ये कि आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें 70% जो पैसा आपका है वो तनख्वाहों पे और बाकी तमाम चीज़ों पे जाता है। ये हमारी पोजीशन है, और इस पोजीशन के बीच में आप 1.5 साल से क्या देख रहे हैं? ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्या वापस उसी तरीके से सिलसिला शुरू हो चुका है जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 से पहले था, या अब आपको लगता है कि परिवर्तन आ चुका है, अब टेन्योर का ख्याल रखा जा रहा है, अब अफसर को तंग नहीं किया जाता, अब शक्ल देख के इधर उधर नहीं किया जाता, और अब जमातों के और मंत्रियों के घरों पर आपको चक्कर लगाने नहीं पड़ते? देखिए फ़र्क इतना आया है, थोड़ा फ़र्क ज़रूर आया है, लेकिन आप कहेंगे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, ये नहीं आया है। पहले ट्रांसफ़र के लिए एम्प्लॉइज़ मंत्रियों के पीछे जाते थे, अब चूंकि यूटी है, मंत्री भी हैं, और ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह है, आपको पता है कैसे काम चल रहा है, तो अब वो देखते हैं कौन सा रास्ता आसान है। ठीक। और ऑफिसर यूटी बनने के बाद जो एक ब्यूरोक्रेट है वो अपना सरकारी काम
ऑफिस में बैठ के करता है एज ए ऑफिसर, लेकिन जब वो फील्ड में जाता है तो उसको एक लीडरशिप जैसी एक पर्सनैलिटी आपस में दिखती है अपने आप में। लोग आजकल देखा आपने, कोई एक गेस्टेड ऑफिसर ट्रांसफ़र होता है जम्मू से राजौरी या जम्मू से डोडा, डोडा से, तो उसको फेयरवेल भी मिलता है जैसे वो एक लीडर होता है, जा रहा होता है। हाँ। और जिस जगह वो जाता है वहाँ भी उसको हार पहनाए जाते हैं और ड्रम ऑफ बीट से स्वागत होता है। बिल्कुल, ढोल बजाया जाता है। ये सर्विस कंडक्ट में अगर परमिजिबल नहीं है, अगर बार नहीं है तो ये परमिजिबल भी नहीं है, पर ये होता है, ये हो रहा है, ये नया कंसेप्ट चला है। ठीक। कुछ ऑफिसर मैंने देखे रिटायरमेंट के 5-6 साल पहले, वो तो पब्लिक आउटरीच में ऐसे प्रोग्राम करते हैं। तो फर्क ये आया है कि आजकल लोग कोशिश करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के पास जाके ट्रांसफर करवा लें। ठीक। ट्रांसफर, मैंने पहले भी आपको कहा, बड़ी मिसयूज्ड पावर है ट्रांसफर की। जम्मू कश्मीर में आप जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ATD होती है, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव। ठीक। आपको पता है 5 जोन बने हैं, जोन 5, 4, 3, 2, 1। ठीक। 1 होता है सबसे कंफर्टेबल जोन, 2 उसका नेक्स्ट, 3 नेक्स्ट, 5 हार्श जोन। ठीक। पॉलिसी में लिखा है जो 5 में 2 या 3 साल रह के आया तो ATD में आपने पहले उसको प्रेफरेंस देनी है 1 की, लेकिन नहीं देते। आपने देखा पुंछ में कैसे हंगामा हो गया, बहुत हंगामा हो गया। वो ट्रांसफर्स पता नहीं कैंसिल हुई कि नहीं हुई। ये एक जो आदत पड़ी है पैसे खाने की, ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी, चाहे UT हो चाहे स्टेट हो। फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन इतना नहीं पड़ा कि जितना आप पढ़ना चाहिए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की सिफारिश थी कि आपको सिविल सर्वेंट्स को मिनिमम 2 साल का टेन्योर, मैक्सिमम 3 साल का टेन्योर, और अगर कोई शिकायत आती है या कोई बड़ा बवाल करता है तो आप 2 साल के अंदर अंदर भी इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें वहां से हटा सकते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि इस कानून का पालन किया जा रहा है? इसका मतलब आपने ट्रांसफर पॉलिसी पूरी स्टडी की है। ये गवर्नमेंट ऑर्डर 861 निकला था 2010 में, उसको रीइटरेट किया 2020 में। ठीक। उसमें लिखा है मिनिमम टेन्योर 2 years, मैक्सिमम 3 years, बट यू कैन ट्रांसफर समबडी बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑन 2-3 ग्राउंड्स, मेडिकल ग्राउंड, और अगर उसकी परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ी है या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट है। ठीक। राइट। आप सबसे पहला पैरा पढ़ो उसका, ऑल द डिपार्टमेंट्स शैल मेंटेन डेटाबेस ऑफ रोटेशनल ट्रांसफर्स। ठीक। बाय रोटेशन। आप मुझे बताओ कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी वाइफ्स टीचर्स हैं या मेडिकल ऑफिसर्स हैं? कितने पॉलिटिशियंस हैं जिनकी वाइफ्स टीचर्स हैं या मेडिकल ऑफिसर्स हैं? मैं आपको विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकता हूं, देयर मे बी अबाउट more than 500 cases where teachers, lecturers, medical officers, spouses of either politicians or bureaucrats or some other big shots have been posted at a particular place of posting for the last 20 years. 20 साल। And if transferred once or twice in these 20 years, transferred nearby 1 kilometer here or there, then again they come back to the same place of posting. ठीक। ये मुझे बताओ ट्रांसफर पॉलिसी जो बनी है, क्या सिर्फ सिक्योरिटी का ग्राउंड है? सिर्फ गरीब एम्प्लॉय के लिए बनी है जिसकी कोई अप्रोच नहीं है। ठीक। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दे सकता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं पिछले 15 साल से, रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस। ठीक। 15 साल से। प्लेस ऑफ पोस्टिंग उनकी J&K में होनी चाहिए एज ए डॉक्टर। ठीक। अब रेजिडेंट कमिश्नर में कोई डॉक्टर 15 साल से बैठा है तो वो कौन हो सकता है? अपने लिए डिस्क्रिशन है, छोटे एम्प्लॉय के लिए नहीं। और वो जो छोटा एम्प्लॉय जब तंग पड़ता है फिर वो कोर्ट में आता है। ठीक है। और हम उसका केस भी बड़ी सोच समझ के लेते हैं कि क्या इसको इंसाफ दिला पाएंगे कि नहीं। अगर नहीं दिला पाए तो वो उसको सस्पेंड भी कर देगा। ये हालत है। देखो, चपड़ासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक अंडर लॉ, मैंने आपको बार बार कहता हूं, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक। मतलब अगर मैं एक चेयर पे एज ऑफिसर बैठा हूं, से डायरेक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, आई एम ए पब्लिक सर्वेंट। ठीक। पब्लिक मीन्स जनता, सर्वेंट मीन्स नौकर। ठीक। जनता की सेवा करने का मुझे हर महीने भत्ता मिलता है। ठीक। सैलरी मिलती है। हम लोग जब नौकरी लेते हैं ये समझ के लेते हैं कि मेरा परिवार चलना चाहिए,
ठीक। मुझे नौकरी मिलेगी तो मेरी शादी होगी, लेकिन पर्पस नौकरी का कुछ और होता है, अपनी फैमिली चलाने के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए होता है। लेकिन यहां पे लोग नौकरी लेने के बाद इस कुर्सी को इतना मिसयूज करते हैं, इतना मिसयूज करते हैं, आप हिसाब नहीं लगा सकते। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, कहीं से मुझे जानकारी मिली है, मैं सिर्फ आपसे चाहता हूँ कि इसकी पुष्टि हो जाए। बताते ये हैं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में बने हैं 10 के करीब, इन मेडिकल कॉलेजेस को लेकर, जब 2 ही मेडिकल कॉलेज थे, जीएमसी श्रीनगर और जीएमसी जम्मू, कहते हैं इनकी जब रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए गए तो इन रिक्रूटमेंट रूल्स में कुछ ताकतवर डॉक्टरों ने इस तरीके के प्रावधान बनवाए कि जीएमसी जम्मू के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स अलग हैं और जीएमसी श्रीनगर के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स अलग हैं। वो इसलिए अलग करवाए गए ताकि यहाँ के डॉक्टर को कश्मीर जाना पड़े, कश्मीर के डॉक्टर को जम्मू ना आना पड़े। जबकि हम बार बार इस बात को जोर देकर कहती है सरकार कि जनाब जम्मू कश्मीर तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये कोई 2 अलग अलग क्या कहते हैं स्टेटें नहीं है, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज नहीं है। क्या ये सच है? और क्या ये भी सच है कि जो बाकी 8 मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं या अभी बन चुके हैं, इन मेडिकल कॉलेजेस में भी तमाम मेडिकल कॉलेजेस पे अपने अपने रूल्स होंगे, वो वहां पर भी आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप एक आदमी को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें? जुनैद जी, मैंने ऐसे बड़े केसेस किए हैं। 1979 में मेडिकल एजुकेशन गेस्टेड रूल्स बने थे। ठीक। तब 2 मेडिकल कॉलेज थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। उन रूल्स के अंदर सिर्फ 2 प्रिंसिपल की पोस्टें सैंक्शनड हैं, एक जीएमसी जम्मू, एक जीएमसी श्रीनगर, बस। अब 18 के 19 में इन्होंने 8 मेडिकल कॉलेजेस और बनाए, डोडा, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, और कहाँ बनाया? उसके अलावा राजौरी में बना, कठुआ में बना। कठुआ, यस। अब मुझे बताइए, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का मंत्री एक, ठीक, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का सेक्रेटरी एक, जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर के रूल्स एक, डोडा मेडिकल कॉलेज के सेपरेट रूल, उधमपुर मेडिकल कॉलेज के सेपरेट रूल, राजौरी मेडिकल कॉलेज के सेपरेट रूल, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के सेपरेट रूल। दे वर फ्रेम्ड विद ए डिजाइन, अलग अलग रूल्स हैं सबके, डेलिबरेटली। मैं तो आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर और एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे नजरअसानी की जाए, ये हुआ क्या है? इस पे रिव्यू किया जाए कि ये हुआ क्यों है, किसने किया और किस पर्पस के लिए किया। मैं पर्पस बता देता हूं। मेडिकल कॉलेज में जेएंडके में 4 टियर स्ट्रक्चर था, ठीक, सेंटर में 3 टियर था, ठीक। 4 टियर्स मीन लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, ठीक, 4 टियर हो गया, ठीक। और सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, प्रिंसिपल ऑफ द मेडिकल कॉलेज, ठीक, 5 टियर लगा लो, ठीक। डोडा में, अनंतनाग में या उधमपुर में जो नए कॉलेज खुले, इनका कंसेप्ट आया सेंटर के बेस पे 3 टियर, नो लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, देन प्रिंसिपल, ठीक। अब लेक्चरर को असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए अगर 3 साल सर्विस चाहिए या 5 साल चाहिए, फिर वो बनेगा, ठीक। फिर एसोसिएट प्रोफेसर 5 साल के बाद प्रोफेसर बनेगा, फिर वो 5 साल सर्विस करेगा प्रोफेसर तो प्रिंसिपल बनेगा। अब जो नए 8 मेडिकल कॉलेज बने, इनमें प्रिंसिपल कैसे लगाने थे? जब तक वहां असिस्टेंट प्रोफेसर 5 साल काम नहीं करता, फिर वो एसोसिएट नहीं बनता, फिर वो प्रोफेसर नहीं बनता, वो तो 15 साल के बाद एलिजिबल होना था प्रिंसिपल बनने के लिए, ठीक। इन्होंने अपने लोगों को प्रिंसिपल लगाने के लिए, जिनकी चाहत पूरी नहीं हो सकी, जीएमसी का प्रिंसिपल या जीएमसी जम्मू या श्रीनगर का, अब मेडिकल कॉलेज तो है, चाहे डोडा में है चाहे अनंतनाग में है, ठीक, सर्विसेज हैं कि नहीं, लेकिन प्रिंसिपल की कुर्सी तो है, ठीक। इन्होंने क्या किया? टिल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ डोडा मेडिकल कॉलेज, उधमपुर, अनंतनाग, कठुआ आर eligible, they acquire eligibility for the post of principal, they shall be deputed from GMC जम्मू और GMC श्रीनगर। ये कानून में रखा गया, सारे मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल देख लीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि मतलब मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर के लिए एक कानून है, हाँ, तो क्या जीएमसी जम्मू के जितने जो मतलब यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, ये क्या श्रीनगर मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं? सुनिए बात, कोई जीएमसी जम्मू या जीएमसी श्रीनगर का कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर ना डोडा मेडिकल कॉलेज में जा सकता है, ना राजौरी, ना अनंतनाग, ना कठुआ, कहीं नहीं जा सकता, आपस में भी नहीं जा सकता। सिर्फ कोई प्रोफेसर जो है मेडिकल कॉलेज जम्मू और श्रीनगर का
प्रिंसिपल लग सकता है इन मेडिकल कॉलेजेस का डेपुटेशन पे, जब तक कि वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट या प्रोफेसर एलिजिबिलिटी एक्वायर ना कर लें प्रिंसिपल बनने की उन मेडिकल कॉलेजेस। ठीक, वो सब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू से क्या फैकल्टी ट्रांसफर कर सकते हैं श्रीनगर? बिल्कुल और नहीं। सीएम से श्रीनगर से जम्मू और सुनिए, यहां भी हुआ था एक जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर एक ही सर्विस है, इसको बोलते हैं मेडिकल एजुकेशन गेस्टेड सर्विस। ठीक, अब हुआ क्या, जब मिलिटेंसी थी, जो जम्मू के लोग श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होते थे वो वहां जाना नहीं चाहते थे, वो कहते हैं कि हमने यही नौकरी वो की। डेपुटेशन करवाते थे यहाँ पे, ठीक, या ट्रांसफर करवाते थे। ठीक, तो शायद लाल सिंह थे मंत्री, उन्होंने 2007 में एक ऑर्डर निकाला कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की सीनियरिटी सेपरेट, जम्मू मेडिकल कॉलेज की सीनियरिटी। ये 2007 में डिवाइड हुआ है। वो ऑर्डर मैंने चैलेंज किया, ठीक, ये सीनियरिटी सेपरेट हो ही नहीं सकती थी। ठीक, जब सर्विस एक है, सीनियरिटी कैसे अलग? सीनियरिटी कैसे सेपरेट हो सकती थी? वो आपके ऐड ने क्वैश कर दी। ठीक, ठीक, मतलब अच्छा, अब वो कॉश हुई अब क्वैश होगी। कहने का मतलब ये है, तो कितना टाइम हो गया उसको कॉश हुए? तकरीबन 5-6 महीने पहले। मतलब पहले क्या करते थे, अब एक ही सीनियरिटी बनेगी जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू का, लेकिन ये अभी भी इन वायलेशन ऑफ दैट जजमेंट सेपरेट सीनियरिटी बना रहे हैं। अभी भी। मैं कह रहा हूं स्टेट में इस ड्यूटी में हो क्या रहा है, कोई ना किसी को पता है, ना किसी को देखने का समय है। अच्छा, मुझे इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अभिनव जी, इस पर जुड़ता हुआ एक सवाल आपसे। नहीं, एक मिनट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर, देखिए मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ भी हो, हाँ, लेकिन आई हैव ग्रेट होप्स फ्रॉम दिस चीफ मिनिस्टर। ठीक, एट लीस्ट कुछ काम ठीक करते हैं, मतलब ठीक, पढ़े लिखे हैं, इनको अगर इस चीज का नोटिस आता है जो मैं कह रहा हूं, इस पे ये नजरसानी करें। जिन लोगों ने ये गड़बड़ी की है कि जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर की सेपरेट सीनियरिटी और डोडा मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज, कठुआ, उधमपुर, इनके सेपरेट रूल्स ये खत्म होने चाहिए। कॉमन सर्विस है इनकी मेडिकल एजुकेशन गेस्टेड सर्विस। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, मेडिकल एजुकेशन गेस्टेड सर्विस की बात तो आपने कर दी, यहाँ पर हालांकि ये इस हमारे जो बात हम कर रहे हैं इससे बिल्कुल हट के बात है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, जब हम जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो अभिनव जी, जो पोजीशन फैकल्टी और स्टाफ के मामले में जीएमसी श्रीनगर की है, वहाँ तो जीएमसी जम्मू कहीं खड़ा ही नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ तो फैकल्टी की बहुत बुरी हालत है, और वहाँ जिस वक्त आप उनका देखते हैं तो आपको एक एक डिपार्टमेंट में 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 लोग मिलते हैं। हमारे यहाँ तो कई डिपार्टमेंटों में आपको लोग ही नहीं मिलते। इसकी वजह क्या रही है? जब एक ही कानून था, एक ही ज़ाब्ता था, तो ये हुआ क्या है? देखिए, ऐसा है, जब भी रूल्स बनते हैं उसमें इनिशियल सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है कॉर्डर की। ठीक, कि अब ये रूल्स बने, 2 प्रिंसिपल्स, एक जीएमसी जम्मू, एक जीएमसी और ये हमारी फैकल्टी, और अब आगे उसके नीचे 27 डिपार्टमेंट्स, ठीक, एनेस्थीसिया, पेडियाट्रिक्स, गायनिकोलॉजी, मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बाकी तमाम डिपार्टमेंट। तो इसमें इतने लेक्चरर, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर, इतने प्रोफेसर। ठीक, ये हो गया एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द रूल्स। ठीक, उसके बाद रूल्स में लिखा होता है, हाउएवर द गवर्नमेंट में इन फ्यूचर रिवाइज द कॉर्डर स्ट्रेंथ। ठीक, अब रिवाइज किसने करनी थी? 79 में रूल्स बने। ठीक, यूटी कब बनी? 2019 में। 2019 में। कितने साल हो गए? 19 और 21, 40 साल। 40 साल। 40 साल में एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाल रहा था? सरकार किसकी थी? तो इनको रूल्स रिवाइज करने थे। उन्होंने कॉर्डर स्ट्रेंथ कश्मीर की बढ़ा दी, जम्मू की नहीं बढ़ाई। नहीं बढ़ाई, कम बढ़ाई होगी, तो इसीलिए आपको वहां फैकल्टी ज्यादा मिलती है, यहाँ कम मिलती है। अच्छा अभिनव जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हुक्म आ चुका है कैट से। अच्छा, कहीं ये तो नहीं कि हाई कोर्ट में चैलेंज किया हो? अभी नहीं हुआ सरकार चैलेंज, ने? अभी नहीं हुआ चैलेंज, चैलेंज भी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ चैलेंज। और उसके बावजूद वो चैलेंज हो भी जाएगा तो कैट की जजमेंट अपहोल्ड होगी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन गेस्टेड रूल्स कहते हैं देयर शैल बी ए कॉमन सीनियरिटी लिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो लोग हैं वो लोग एलिजिबल हैं, श्रीनगर में भी वो प्रिंसिपल लग सकते हैं। एक ही सर्विस है, एक ही सर्विस। दूसरा मुझे ये बताइए, वजह क्या है कि इंचार्ज मेडिकल कॉलेज में भी प्रिंसिपल इंचार्ज, जो बने हैं नए मेडिकल वहां पे भी इंचार्ज, इंचार्जों के अलावा परमानेंट पक्का प्रिंसिपल क्यों नहीं मिल रहा? सिर्फ मेडिकल कॉलेज में नहीं जुनैद जी, जे&के में टीचर इंचार्ज मास्टर, वही इंचार्ज मास्टर इंचार्ज लेक्चरर, वही इंचार्ज लेक्चरर इंचार्ज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक ठीक, हो सकता है तनख्वाह उसको टीचर की मिल रही हो, लेकिन काम वो प्रोफेसर का कर रहा है और लोगों के सर्टिफिकेट अटेस्ट कर रहा है एज ए गेस्टेड ऑफिसर। और कई जगहों पर हेडमास्टर भी, व्हिच ही इज नॉट, बिकॉज़ बेसिकली ही इज अ टीचर।
पटवारी इज मेड एज इंचार्ज गिरदावर, इंचार्ज नायब तहसीलदार एंड इंचार्ज तहसीलदार। तनख्वाह उसको पटवारी की मिल रही है, लेकिन ठप्पा वो तहसीलदार का लगा रहा है। और पीएचई में भी इसी तरीके से ऐसे ही जेई इंचार्ज, एई, एडब्ल्यू, एक्सियन, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 20-20, 25-25 साल डीपीसी नहीं होती। हालांकि रूल्स में लिखा है साल में 2 बार डीपीसी होनी चाहिए, और यहाँ 20 साल नहीं। और फिर रिटायरमेंट के बाद लोग हमारे पास आते हैं कि जनाब रिटायरमेंट में, रिटायर तो मैं चीफ इंजीनियर हुआ, सैलरी मुझे एई की मिल रही है, क्योंकि नौकरी के दौरान सैलरी की चिंता नहीं होती। ठीक, और जब नौकरी खत्म हो जाती है फिर चिंता होती है। अच्छा अभिनव जी, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रहबर तालीम। जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन विभाग में 3 तरीके से लोग आए, पब्लिक सर्विस कमीशन से, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से, और तीसरा था ये रहबर तालीम का एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो जम्मू कश्मीर के इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3 माध्यमों से जो लोग आए हैं, मुझे ये बताइए, अब रहबर तालीम को लेकर सरकार ने कहा है कि हम इनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी ला रहे हैं। आपसे समझना चाहूँगा कि महिलाओं के केस में तो समझा जा सकता है कि महिलाएं हैं, उनकी शादी कहीं और हो गई तो ठीक है, वहां पर समझा जा सकता है किसी नई जगह गई है तो उनको आरईटी की बात कर रहे हैं। आरईटी की बात कर रहा हूं मैं। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो बच्चा जिसे नौकरी इस बुनियाद पर मिली थी कि वो उस गांव का वो लड़का था जो स्कूल के बिल्कुल पास रहता था और उसको नौकरी इसी बुनियाद पर मिली थी, अब वो भी कहता है जी मुझे ट्रांसफर करो क्योंकि मैं जनरल लाइन टीचर बना हूं। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या ये सही है? और हर आदमी तो चाहता है कि भाई मेरी पोस्टिंग जो मेरे घर के करीब होनी चाहिए। अब ये क्या जिज्ञासा जागी है कि आप घर के करीब रहना नहीं चाहते हो, घर से दूर जाना चाहते हो? मैं आपको कहूं, थोड़े कड़े शब्द हैं, आरईटी या ऐसी कोई भी स्कीम, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड स्कीम्स थी। मतलब विलेज ए, विलेज बी, राइट, ठीक, पोस्ट आरईटी की विलेज ए में सैंक्शन होती है। ठीक, मैं विलेज ए में रहता हूँ, आप विलेज बी में रहते हैं। आरईटी की स्कीम कहती है कि यहाँ टीचर लगने के लिए 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए अगर, ठीक, लेकिन लगेगा वो जो विलेज ए में रहता हो, रेवेन्यू विलेज ए, हाईली क्वालिफाइड, आप हो पीएचडी, लेकिन आप विलेज बी में रहते हैं, आप नहीं लगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, मैंने 10+2 अप्लाई किया, मैं लग गया। ठीक, स्कीम कहती है 5 साल के बाद मैंने जनरल लाइन टीचर बनना है। ठीक, जब मैं जनरल लाइन टीचर बनता हूं तो मैं रेगुलर टीचर की तरह होता हूं। हालांकि ये नया नॉमेनक्लेचर दिया है उनको, ये जनरल लाइन टीचर नहीं बोलते, उनको बोलते हैं RRET, रेगुलराइज्ड रहबर तालीम टीचर। कुछ मुझे भी समझ नहीं आता ये क्या है। तो जब जनरल लाइन टीचर बनता है फिर उसका राइट बनता है ट्रांसफर, वहां से राइट बनता है, राइट एज पर लॉ, ठीक, वो तो ठीक है, और हाई कोर्ट की जजमेंट, कानून तो है, हाई कोर्ट भी। लेकिन जब नौकरी लेनी थी तब आपने उस जगह का रेजिडेंट होने के ग्राउंड पे ली, ठीक, मेरिट पे नहीं ली, मेरिट पे नहीं ली, बाकी जनरल लाइन टीचर मेरिट पे आए, मेरिट पे आए, आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते उनके साथ। ठीक, मेरे शब्द कड़वे हैं लेकिन ये सच्चाई है। अब जो आपने कहा कुछ फीमेल्स हैं, हाँ महिलाएं हैं, वो विलेज ए में रहती थी, 10+2 के बेस पे लग गई, अब उसकी मैरिज हुई है विलेज डी में, तो अब वो कैसे जाएगी? जाहिर सी बात है, वहां जब तक आरईटी है तब तक तो जाएगी नहीं ना। जब जनरल लाइन टीचर है फिर वो जा सकती है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट उनको ट्रांसफर नहीं करती, अभी तक तो नहीं करेंगे। अब फीमेल्स को वो इतना एकोमोडेट कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट, मेडिकल ग्राउंड, मैरिज ग्राउंड, या कुछ और 3-4 ग्राउंड, या इलेक्शन डिपार्टमेंट लगा, इलेक्शन सेल में लगा देंगे। वो भी इतना आसान नहीं, वो भी पिक एंड चूज है, वो पिक एंड, जिसकी सिफारिश है, उसकी ट्रांसफर उसकी है, बाकियों की नहीं। तो आप मानते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी शुड कम इमीडिएटली फॉर देम? सर मेरी बात सो दैट ये नॉनसेंस तो कम से कम खत्म हो जाए, जो नॉनसेंस होता है। ट्रांसफर पॉलिसी बनाओ, लेकिन इंप्लीमेंट किसने करनी है? जिसने मिसयूज करनी है। ठीक, जब तक ऑनेस्ट अप्रोच नहीं होगी, जितनी मर्जी पॉलिसीज बना लो आप, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, अंत में मुझे बताइएगा अभिनव जी कि आरबीए ले लिया आपने, आरबीए का फायदा, एएलसी ले लिया आपने, एएलसी का फायदा, या किसी और कैटेगरी में आपको कोई फायदा मिल गया। सर मुझे याद है सरकार ने बाज़ाब्ता एक ऑर्डर निकाला था जिसमें सरकार ने मैंडेटरी कर दिया था कि अगर आपने किसी कैटेगरी के जरिए आपको सरकारी मुलाजमत मिली है तो आपको उस एरिया में, गुलाम नबी आज़ाद के वक्त में हुआ, तो उस एरिया में आपको इतने साल जो है वो नौकरी करनी होगी जी। आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इस प्रावधान को इन टोटो
इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और क्या वाकई अलग अलग कैटेगरी से बेनिफिट लेने वाले लोग उन इलाकों में जाकर दोबारा नौकरियां करते हैं जिन इलाकों के सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर उनको मुलाजमत मिली होती है? नहीं, ये गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं था, ये जे.एंड.के रिजर्वेशन एक्ट जे.एंड.के रिजर्वेशन एक्ट 2004 था, उसके अंडर जे.एंड.के रिजर्वेशन रूल्स 2005 में फ्रेम हुए थे, बिल्कुल ठीक। उनमें रूल्स 18 की 19 है जो कहता है सारी कैटेगरीज नहीं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एंड रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, जो इस कैटेगरी के अंडर सेलेक्ट होके अपॉइंट होंगे, इनको उसी एरिया में पहले 5 साल सर्विस करनी होगी, मैंडेटरी है। ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है, उनमें से भी जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो मैनेज कर लेते हैं। अब सपोज मैं कमिश्नर सेक्रेटरी हूं किसी एक डिपार्टमेंट का, मेरा कोई रिलेटिव आरबीए का कैटेगरी में सिलेक्ट होकर तहसीलदार लग जाता है, और मैं कमिश्नर सेक्रेटरी हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पोस्टिंग तो मैंने करनी है ना उसकी। बिल्कुल, तय तो मैंने करना है, और मैं हमेशा दिखा सकता हूँ एग्जिजेंसी थी, दिखाने एडमिनिस्ट्रेटिव की रीजन, पूछा ही किसी ने नहीं, पूछा ही किसी ने नहीं। ये मैक्सिमम 10 या 15% तक इंप्लीमेंट हुई है, बाकी 85 to 80%, 90% मिसयूज हुई है। कई लोगों ने तो 1 साल भी वहां आरबीए एलसी में नौकरी नहीं की। तो अगर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तो क्या गवर्नमेंट के पास कोई प्रावधान नहीं है कि आने वाले टाइम में आप उनको वो 5 साल पूरे करने के लिए कहें? सर देखिए, ऐसा है, बिल्कुल है, करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मुझे बताओ, मंत्री किस लिए बनते हैं लोग? यहाँ पे तो सारा दिन हर आदमी को अपनी पब्लिसिटी चाहिए। मतलब मैंने कहा आपको, एक ब्यूरोक्रेट को शौक पड़ गया है लीडरशिप क्वालिटीज की तरह, लीडर्स की तरह पब्लिक प्रोग्राम में जाने का। बिल्कुल। मतलब कहाँ लिखा है कि अगर एक मतलब एसएसपी कहीं जाता है किसी एरिया में तो उसका ड्रम बीट से उसका स्वागत किया जाए, उसको हार पहनाया जाए? ये तो लीडरों का काम है। बिल्कुल। जब आप इतना टाइम इधर देंगे तो पढ़ेंगे कब? ठीक बात है। ठीक। अब हर आदमी ये देखता है, ये कानून है, इसमें मेरे पास पावर है, तो मैं अपने आदमियों को कैसे फेवर करूं? जब फेवर करने की बात होगी तो ला तो वायलेट होगा। अच्छा, अंत में मुझे ये बताइएगा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पर भी आपसे जानना चाहूंगा। प्रोबेशन का एक पीरियड सरकार ने तय किया है कि भाई जब भी कोई सरकारी मुलाजिम लगेगा इतने साल वो प्रोबेशन पर रहेगा। आपके नॉलेज में कोई है, कोई एक आधा केस जिस केस में आपने देखा हो कि वाकई प्रोबेशन के पीरियड में एक आदमी को ये देखते हुए कि ये सरकारी मुलाजमत के काबिल नहीं है, उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया हो, या ये प्रोबेशन सिर्फ एक कहानी है, किस्सा है, चलो भाई ठीक है प्रोबेशन लिख दो, 2 साल बाद में क्या कहते हैं 2 साल के पता भी नहीं चलता मुलाजिम को कि हमारे 2 साल का मुकम्मल हो गए? ऐसा होता है जब भी कोई सर्विस लगती है ना। हाँ। अब कई लोग, देखो लोगों को पता ही कुछ नहीं। हाँ। जब आप सपोज आप पीएससी से सिलेक्ट हो गए, ठीक, मेडिकल ऑफिसर लग गए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, ठीक, यहाँ पीएससी से सिलेक्ट होके आप लेक्चरर लग गए एजुकेशन में, तो आपके ऑर्डर में लिखा जाता है मिस्टर जुनैद हाशमी इज हेयर बाई टेम्परेरली अपॉइंटेड एज ए मेडिकल ऑफिसर और एज ए लेक्चरर। ठीक है, ठीक। नीचे लिखा होता है he shall remain on probation for a period of 2 years। ठीक, राइट। उसका मतलब ये होता है कि 2 साल आपकी परफॉर्मेंस चेक करनी है। चेक कर दी। कौन करता है? आपने कितने लेके डिस्चार्ज होते? मेरे ख्याल में जब से ये स्टेट बनी है और उसके बाद यूटी बनी है, हाँ। कितनी कितनी एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है? चपड़ासी से लेके गैसेट ऑफिसर या केएस जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव, कितने लोग आज तक 30-35 लाख लोग नौकरियां लेके कर चुके हैं या कर रहे हैं, इतने हो चुके हैं। मुझे लगता है 35 लोग भी डिस्चार्ज हुए होंगे। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। कभी केस कोई आया आपके पास डिस्चार्ज वाला? सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं, स्टेट के नहीं आते। स्टेट गवर्नमेंट का कोई केस लिया? किसी को पता ही नहीं चेक भी करना है कि नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। आपने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इतनी तफसीली बात, आज तक इतनी पुख्ता बात नहीं सुनी होगी, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सारा आपको सुना रहे हैं। केसेस इनके पास आते हैं और लोगों से राब्ता है, इनका बातचीत होती रहती है, तो आपको बिल्कुल साफ समझ आ गया होगा। कानून की किताब में लिखा तो सब कुछ है, लेकिन होता वही है जो लोकतंत्र में मंत्री चाहते हैं और अफसरशाही में अफसर चाहते हैं। कानून की इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से उनको ठीक लगती है उस तरीके से करते हैं, पर ये ना तो हमारी यूनियन टेरिटरी के लिए ठीक है, ना हमारे देश के लिए ठीक है। एक चीज और जी, एक
मैंने देखा यहाँ पे एक इवनिंग क्लिनिक्स है हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट की। आप कभी देखना उन इवनिंग क्लिनिक्स में कितने पेशेंट जाते हैं और वहाँ डॉक्टर्स कौन कौन लगे, इस पे भी कभी नज़र दौड़ाना आप। तो आपने सुन ही लिया, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि कानून की किताब में जो कुछ लिखा है, काश उसकी ज़मीन पर इम्प्लीमेंटेशन होती तो शायद आज इतनी परेशानियां जितनी जम्मू कश्मीर में लोगों को झेलनी पड़ती हैं, झेलनी नहीं पड़ती।